अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बेहतर होंगे और प्रैक्टिकल्स की तैयारी खूब कर रहे होंगे। हमने एक प्लेलिस्ट शुरू की हुई है जिसमें मैं रोज़ बताता हूँ कि आज कौन सा प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट था और कौन कौन से प्रैक्टिकल्स पूछे गए हैं। आपने अभी तक मेरा फिज़िक्स प्रैक्टिकल्स लैब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स कितने इम्पोर्टेंट हैं और कितनी बार पूछे गए हैं। ये ग्रुप 2 से आगाज़ हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम शुरू करेंगे ग्रुप नंबर 7 से। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देखें तो 1 से लेकर 3 तक सेक्शन 1 3 सवाल होते हैं और 3 में से कोई एक करना होता है। हम देख लेते हैं पहला सवाल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय यूजिंग स्क्रू गेज। ये स्क्रू गेज का देखें तो इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है और ये काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है। इसका मैं अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं तो इसके लिए हमें एक छोटी बॉल चाहिए होगी, स्फीयर चाहिए होगा और एक स्क्रू गेज चाहिए होगा। इसकी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले लीनियर स्केयर रीडिंग आएगी या मेन स्केयर रीडिंग आएगी, इसके बाद सर्कुलर स्केयर रीडिंग आएगी, इसके बाद फ्रैक्शन टू बी एडिड और इसके बाद ऑब्जर्व रीडिंग और इसके बाद करेक्टेड रीडिंग। हमारे पास जो स्क्रू गेज होता है वो अमूमन उसमें ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन होता है। इसके अभी मैंने कहा कि ऑब्जर्व रीडिंग और करेक्टेड रीडिंग उस वक्त आती है जब हम ज़ीरो करेक्शन को अप्लाई कर देते हैं। अगर आप ज़ीरो करेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने रीडिंग तो निकाल ली है लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है। इसके बाद दूसरा देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल ऑपरेटर्स। फ्री फॉल मेथड भी पूछ सकता है और फ्री फॉल ऑपरेटर्स भी पूछ सकता है। इसका फार्मूला होता है जी इज़ इक्वल टू 2s/t²। इसमें हमारे पास एक सोलेनॉइड होता है और एक हमारे पास गेड होता है। हम सोलेनॉइड को मैग्नेटाइज करते हैं तो जो बॉल होता है वो सोलेनॉइड के साथ कनेक्ट हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, चिपक जाता है। जैसे ही हम ऑपरेटर से स्टार्ट का बटन दबाते हैं तो ऊपर से बॉल नीचे आती है और हमारे पास टाइम सेंटी सेकेंड्स में काउंट हो जाता है। ये दोनों प्रैक्टिकल मेरे चैनल पे अपलोड हैं, आप चाहें तो विज़िट ज़रूर करें और देखें कि ये कितने आसान प्रैक्टिकल हैं। इसके बाद है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बाय क्रिटिकल एंगल मेथड। इसके बाद जो तीसरा है ये हमारे पास है प्रिज्म वाला। प्रिज्म वाले से मुराद क्या है कि हमने निकालना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमारे पास आता है साइन क्रिटिकल एंगल जो हमारे पास 45 होता है तो ये हमारे पास जवाब आता है अराउंड 1.35 या 1.33। ये राउंड अबाउट करके, इसका मुझे कंफर्म नहीं अभी मेरे जहन में नहीं है तो ये आप देख लीजिएगा। ये तो मैंने डिस्कस कर दिए क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक जो कि सेक्शन 1 था। सेक्शन नंबर 2 में देखें तो हमारे पास है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गलवानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में जो सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल हैं उनमें सर्किट डायग्राम बनाना ज़रूरी होता है। अगर आप सर्किट डायग्राम नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब है कि आपने कनेक्शन ठीक नहीं किए होंगे। जब आपने कनेक्शन ठीक नहीं किए होंगे तो इसका मतलब है कि आपने रीडिंग भी ठीक ना ली होगी। तो आप सर्किट डायग्राम बनाएं तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। इसका फार्मूला होता है जी इज़ इक्वल टू आर एस डिवाइडेड बाई आर माइनस एस। आर और एस क्या चीज़ है? आर हमारे पास रेजिस्टेंस फ्रॉम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स और जो एस हमारे पास है ये रेजिस्टेंस आती है लो रेजिस्टेंस बॉक्स में से। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल है स्टडी द वी आई रिलेशन। वी से वोल्ट और आई से करंट फॉर अ टंगस्टेंट लैम्प। के टंगस्टेंट लैम्प का जो हम प्रैक्टिकल करते हैं उसमें हमने
वी आई के दरमियान रिलेशन देखना होता है कि वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो ये हमारे पास है वेरीफाई द ट्रुथ टेबल फॉर नॉट गेट। तो नॉट गेट में हमें सबसे पहले ऑपरेटर्स चाहिए होता है, इसके बाद प्रोसीजर, इसके बाद हमें चाहिए होता है सर्किट डायग्राम, ट्रुथ टेबल, बूलियन एक्सप्रेशन और सिंबल, और एंड पर रिज़ल्ट। आपको मैंने कई वीडियोस में बताया, जो मैंने नैंड गेट की बताई, और गेट की बताई, नॉट गेट की बताई, कि नॉट गेट इन्वर्ट कर देता है, 0 है तो 1, 1 है तो आउटपुट हमारे पास 0 आएगी। आज मैं आपको एक चीज़ ग्राफ के हवाले से बताता हूँ, वो ये है कि हमें कैसे पता चले कि कौन सी वैल्यू डिपेंडेंट है और कौन सी वैल्यू इंडिपेंडेंट है। तो आप याद रखिएगा कि जो ऑपरेटर्स जो हमारे पास टेबल आता है उसमें जो पहली लाइन में रीडिंग लिखी होती है, इस हिसाब से देखें तो फोर्स है, पहली लाइन हमेशा इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है और ये हमेशा पहली लाइन में दी जाती है, और जो दूसरी लाइन में होता है ये डिपेंडेंट वैल्यू होती है। अब बच्चे मुझसे ये भी, बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर हमें ये नहीं पता चलता कि इंडिपेंडेंट वैल्यू कौन सी है और डिपेंडेंट वैल्यू कौन सी है। तो इसका आप ये तरीका याद रख कर लें, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन 99% या 90% यही रूल होता है कि ऊपर वाली जो लाइन है वो इंडिपेंडेंट और नीचे वाली डिपेंडेंट वैल्यू। इसका देखें तो 1 बिग बॉक्स इज़ इक्वल टू 50 न्यूटन और 1 स्मॉल बॉक्स इज़ इक्वल टू 5 न्यूटन। सिमिलरली आप देखें x जो कि एक्सटेंशन है किसी भी स्ट्रिंग में, वो हमारे पास देखें तो 1.8, 3.6, 5.4, तो ये मेरे पास बनता है गैप जनाब 1.8 का। अलॉन्ग y एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज़ इक्वल टू 1.8। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट हो जाएगा। आपने इन दोनों में से कोई एक करना होता है, या ए या बी। मैं दोनों इसलिए डिस्कस करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी वैल्यू आ जाए तो हमने क्या स्केल सेलेक्ट करना है। इसके बाद देखें तो यहाँ पे भी फोर्स आ गई, और एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ कि किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, फोर्स अप्लाई करने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यू है और एक्सेलरेशन हमारे पास डिपेंडेंट वैल्यू है। ये देखें एक्स एक्सिस पर आप 1 बिग डिवीजन या 1 बिग बॉक्स क्या लिखेंगे, 10 न्यूटन, और 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अलॉन्ग वाई एक्सिस एक्सेलरेशन है तो आप 1 बिग बॉक्स की वैल्यू को रखेंगे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है ये सेंटीमीटर पर सेकंड में भी होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी होता है। तो यहाँ पे जो हमने ऐसा यूनिट यूज़ करने हैं वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर करने हैं। तो इस तरह से आपका ग्रुप नंबर 7 डिस्कस हो जाता है। इसके बाद हम शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 8। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको प्रैक्टिकल के हवाले से आपके जहन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आपको वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। हम आगाज़ करते हैं ग्रुप नंबर 8 का। ग्रुप नंबर 8 सबसे पहले देखें तो 1 से लेकर 3 तक मैं डिस्कस करूँगा। फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बाय यूजिंग स्क्रू गेज। ये भी देखिए स्क्रू गेज का है, लेकिन अब हमने एरिया निकालना है। एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर वायर का। तो इसके लिए हमें सब कुछ जो अभी मैंने ऊपर टेबल बताया उसी तरह बनेगा, लेकिन उसमें जो हमने फार्मूला यूज़ करना है वो हमने एरिया का यूज़ करना है वायर का,
विच इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद देखें तो दूसरा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय मास स्प्रिंग सिस्टम। देखें जो जी है, जी का अभी तक हमने दो तरीके देखे हैं। एक था फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड, यहाँ पे लिखा होगा, और दूसरा है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बाय मास स्प्रिंग सिस्टम। इसमें हम पढ़ते हैं T इज़ इक्वल टू 2πL/g। इसको जब आप डेरिवेट करेंगे, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको g की वैल्यू मिल जाएगी, विच इज़ इक्वल टू जी इज़ इक्वल टू 4πL/t²। तो ये जो स्लोप बनेगी एक्सटेंशन के दरमियान और t² के दरमियान, वो हमें बताएगी कि हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या निकलेगा। इसके बाद है वेरीफाई द टेंशन फॉर अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग यूजिंग सोनोमीटर। एक लॉ होता है लॉ ऑफ स्ट्रिंग। सोनोमीटर के ज़रिए से हमने लॉ ऑफ स्ट्रिंग को वेरीफाई करना है। इसके मुतल्लिक मैं आपको कोई इस तरह की एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि अभी इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है। लेकिन इसके बाद देखें, जो दो तो मैंने बता दिए, इनमें से कोई एक आप करेंगे तो आपका सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन नंबर 2 में देखें तो सबसे पहले देखें जो पिछले ग्रुप में, ये देखिएगा जो पिछले ग्रुप में सवाल आया है वो दोबारा से हमारे पास इसमें भी आ गया है। तो अगर आपको गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप समझ लें कि आपका सेक्शन नंबर 2 काफ़ी हद तक हो सकता है। इसमें भी g इज़ इक्वल टू 2s/t²। इसका पहले मैंने आपको टेबल नहीं था बताया, अब मैं आपको टेबल बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, इसके बाद रेजिस्टेंस फ्रॉम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स विच इज़ इक्वल टू r। इसके बाद आपने डिफ्लेक्शन देखनी होती है, फिर आप उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं θ/2। फिर हमने जो θ/2 गेन करना होता है वो हम लो रेजिस्टेंस बॉक्स में से वैल्यूज़ निकालते हैं, विच इज़ इक्वल टू s। अब जो ये मैं बातें कर रहा हूँ अगर तो आपको समझ आ गई हैं तो फिर समझें कि आपको ये प्रैक्टिकल भी आता है, और अगर आपको ये नहीं आती तो अभी मेरा चैनल विज़िट करें और ये आप समझ जाएंगे, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि R क्या है, S क्या है, G इज़ इक्वल टू RS डिवाइडेड बाई R माइनस एस विच इज़ इक्वल टू 101 पॉइंट समथिंग ओहम। ये मैंने कैसे वैल्यू निकाली थी। इसके बाद देखें तो दूसरा भी सेक्शन 2 का फाइंड द रिलेशन या स्टडी द रिलेशन VI फॉर अ टंगस्टन लैम्प, ये भी देखें तो ऊपर भी आया हुआ था और ये नीचे भी आया हुआ था। अब एंड पे जो चीज़ तब्दील हुई है वो देखें तो फाइंड वेरीफाई द ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट, कि जो नैंड गेट है उसका हमने ट्रुथ टेबल वेरीफाई करना है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास ग्राफ आ रहा है, ग्राफ कैसे बनता है। इसका भी देखें, लेंथ इंडिपेंडेंट, अभी मैंने पिछले क्या बात हुई थोड़ी सी पीछे वीडियो में बताया कि जो पहली लाइन होती है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो डिपेंडेंट होती है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है लेकिन ज़्यादातर देखा गया है 99.99% के यही स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस वन बिग डिवीजन इज इक्वल टू 50 मीटर and one small division is equal to या one small box is equal to 5 meter, while on the other side if we see along y axis one big box is equal to 1.45 ohms. As you can see R is in ohm, then we have to say that along y axis one बिग बॉक्स या वन बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1.45 ओहम। इसी तरह वन स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 0.145 ओहम। तो इस तरह आपके पास एक ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ये ऐसे अलोंग वाई एक्सिस ऐसे आ गया और अलोंग एक्स एक्सिस
ऐसे आ गया और दरमियान से एक ऐसी सीधी लाइन खींचनी होगी। इसके बाद आखिरी बात इस वीडियो की कि कैपेसिटेंस माइक्रोफैरड में और करंट मिली एम्पियर में। अलॉन्ग एक्स एक्सिस C is on the top, then we have to use it as independent value। पहले देखें तो 0.1 along x axis 1 big Vn is equal to 0.1 और along y axis 1 big Vn is equal to 4 मिली एम्पियर। तो इस तरह आप स्केल ले लेंगे, इस तरह आप ग्राफ बना लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आप ज़रूर देखा करें, उसकी वजह ये है कि आपको कहीं ना कहीं पता ज़रूर चल जाएगा कि प्रैक्टिकल आते कैसे हैं और ये परफॉर्म कैसे होते हैं। तो आपको कोई भी किसी किस्म का मसला हो नीचे कमेंट करें और आपको उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।